हेलो एंड वेलकम टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ के सिलेबस में हम सोशल सिक्योरिटी के सिलेबस को देख रहे थे, सामाजिक सुरक्षा के सिलेबस को देख रहे थे और सामाजिक सुरक्षा का आज हमारा थर्ड लेक्चर है। सोशल सिक्योरिटी का हमारा आज थर्ड लेक्चर है। इससे पहले के दो लेक्चर्स में हमने सोशल सिक्योरिटी के इंट्रोडक्शन को देखा था कि क्या क्या हमें उसमें पढ़ना है, किन किन लोगों को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, महिलाओं को, दिव्यांगजनों को, बच्चों को, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को और जितने भी वल्नरेबल सेक्शंस हैं जैसे समाज के वंचित और पिछड़े तबके जैसे एससी, एसटी, ओबीसीज, माइनॉरिटीज़, इन सभी को जो सोशल सिक्योरिटी के सेक्टर्स में जो स्कीम चलाई जाती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, उन सबका हमने एक ब्रीफ ओवरव्यू देखा था कि हमें किन किन सेक्टर्स को कवर करना है। और उसके बाद के लेक्चर्स में हमने विमेन से संबंधित, महिलाओं से संबंधित योजनाओं और स्कीम्स के बारे में बात करना शुरू की थी। तो कल का हमने लेक्चर में पार्ट 1 में महिलाओं से संबंधित कुछ योजनाओं को कवर किया था और बाकी बची हुई योजनाओं को हम आज कवर करेंगे। इसके बाद हम एक एक करके सारे ही जितने भी एरियाज हैं उन सबको कवर करने की कोशिश करेंगे। सोशल सिक्योरिटी से जुड़ी जितनी भी स्कीम्स सरकार द्वारा चलाई जाती हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। और साथ ही हमने एक और चीज़ सोची है आप लोगों के बेनिफिट के लिए कि हम सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स को तो कवर करेंगे ही, इसके अलावा भी ये सब कंप्लीट होने के बाद हम जितनी भी स्कीम्स 2017 के बाद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाई गई हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर से रिलेटेड हो, सोशल सिक्योरिटी के अलावा भी किसी भी सेक्टर से रिलेटेड हो, हम सभी को बारी बारी कवर करेंगे। उससे आपको दो फायदे होंगे। एक तो ये होगा कि सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी स्कीम छूट जाएगी वो भी उसमें कवर हो जाएगी। दूसरी, जो बाकी बची हुई जितनी भी स्कीम्स होंगी उससे हमारा करंट अफेयर्स का पोर्शन, जहां सिलेबस में स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, वो भी हमारे कवर हो जाएंगे। इस तरह आपको दोहरा फायदा होगा यूपीएससी ईपीएफओ के एग्जाम में भी और यूपीएससी आईएएस के एग्जाम में भी आपको इससे बहुत बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आईएएस में भी आपको पता है कि स्कीम से क्वेश्चन डायरेक्टली पुटअप किए जाते हैं, तो आपको दोनों ही चीजें कवर हो जाएंगी। तो महिलाओं से संबंधित योजनाएं हम देख रहे थे। हमने राष्ट्रीय संस्थान देखे थे, राष्ट्रीय सार्वजनिक सहयोग और बाल विकास संस्थान NIPCCD, इसके बारे में हमने कल चर्चा की थी। फिर राष्ट्रीय महिला कोष RMK, राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल विमेन कमीशन, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। नेशनल विमेन कमीशन, महिला और बाल विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसके बारे में हमने कल चर्चा की थी। आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली, इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम, फिर महिला विकास, विमेन डेवलपमेंट, फिर उसके बाद प्रेरणा योजना, इसको भी हमने कवर किया था। महिला उद्यमिता मंच, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप फोरम, महिलाओं से कार्य सहभागिता को प्रभावित करने वाले कारक, इसको हमने देखा था। मेरी दीदी से पूछो, ये एक स्कीम है, हमने इसको भी कवर कर लिया है। महिला उद्यमियों के लिए सखी पोर्टल, उद्यम सखी पोर्टल, इसको देखा हमने। कानूनी जागरूकता, भारत में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दे, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के रूप, महिलाओं के लिए कानूनी जागरूकता, स्त्री समर्थक पहल, विमेन इनिशिएटिव जो थे, विमेन इनिशिएटिव्स, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, यहां तक हमने सब कुछ कवर कर लिया था। अब आज हम इस सौधार गृह स्कीम से कवर करेंगे और हम ये सारी स्कीम्स देखेंगे। प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र, भारत में महिलाओं की स्थिति, जो भी विमेन से रिलेटेड जितने भी स्टेटिस्टिक्स हैं मौजूद हैं अपडेटेड, वो हम इसमें सारे आज कवर करेंगे। वन स्टॉप सेंटर योजना, साइबर शिक्षा पहल, लिंग की अवधारणा, जेंडर कॉन्सेप्ट, महिला कोयर योजना, फाइबर योजना है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए हम जो इसमें इंपॉर्टेंट पहलू होंगे उसी को ही कवर करेंगे। जेलों में बंद महिलाएं, इनसे रिलेटेड जितने भी स्टेटिस्टिक्स हैं उसको हम कवर करेंगे। यहाँ तक कि जो सेंसस से जुड़े जो जितने फैक्ट्स हैं विमेन के पर्सपेक्टिव में, उन सभी को आज हम कवर करेंगे। और योजनाएं और कानूनी जागरूकता, फिर है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल विमेन डे, नीतियां और अधिनियम, जितने भी एक्ट बनाए गए हैं, जैसे कि हमने कल भी बात की थी कि हम कुछ एक्ट जो ओवरलैप होते हैं सोशल सिक्योरिटी से, और इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज। इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज का भी मकसद यही है कि समाज के वंचित, पिछड़े तबके, समाज के हाशिए पर चढ़े हुए समूह और जो वल्नरेबल समूह होते हैं जैसे विमेन और बच्चे, इनके लिए जो स्कीम लॉ पारित किए जाते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन से संबंधित, वो सोशल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ही किए जाते हैं। इसलिए बहुत से कानून इसमें ओवरलैप होते हैं, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, EPFO एक्ट, कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी आपका पेंशन योजना, जितने वर्कमैन कंपनसेशन, मुआवजा जो अधिनियम है, ये सारे ही इसमें हम ओवरलैप होते हैं। तो इसलिए हम इंडस्ट्रियल रिलेशन के सिलेबस में हम इसको ऑलरेडी ही कवर कर चुके हैं, तो अब यहाँ कवर करने का कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए आप में से अगर किसी ने नहीं देखा हो तो आप पिछले लेक्चर्स को देख सकते हैं। फिर होगा हमारा लास्ट
महिलाओं के लिए शिकायत और कानूनी सहायता। इसके अलावा जितनी भी स्कीम्स बची रहेंगी वो हम बिल्कुल लास्ट में कवर करेंगे, जब हम इन सब से रिलेटेड, जैसे कि विमेन से रिलेटेड स्कीम्स, बच्चों से रिलेटेड, चिल्ड्रन से रिलेटेड, फिर आपका माइनॉरिटी से रिलेटेड, SC ST से रिलेटेड, और आपकी अनऑर्गेनाइज सेक्टर से रिलेटेड, इन सब से रिलेटेड जितनी भी स्कीम सोशल सेक्टर में चलाई जाती हैं, ये जब सब कवर हो जाएंगी तो उसके अलावा जितनी स्कीम्स बचेंगी जो इन सोशल सिक्योरिटी के अलावा जो स्कीम्स चलाई जाती हैं, एजुकेशन से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, हम सभी को कवर करेंगे। इससे आपको जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है वो भी काफी हद तक कंप्लीट हो जाएगा, और उसको भी आपको UPSC IAS के एग्जाम में भी और आने वाले एग्जाम्स में भी, PCS इत्यादि के एग्जाम्स में भी मदद मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज के अपने पहले टॉपिक से, हमारा स्वाधार गृह। स्वाधार गृह स्कीम, महिला और बाल विकास मंत्रालय स्वाधार गृह योजना को लागू कर रहा है, जो मुश्किल परिस्थितियों में पीड़ित महिलाओं को लक्षित करती है, टारगेट करती है, जिन्हें पुनर्वास के लिए संस्थागत समर्थन की आवश्यकता होती है, यानी कि इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की आवश्यकता होती है, ताकि वे अपने जीवन को गरिमा के साथ आगे बढ़ा सकें, डिग्निटी के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। योजना में इन महिलाओं के लिए आश्रय, यानी कि इनके लिए हैबिटेट, भोजन, फूड, कपड़े, क्लॉथ और स्वास्थ्य, हेल्थ के लिए साथ साथ आर्थिक, फाइनेंशियल और सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। इस योजना के तहत हर जिले में स्वाधार गृह की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ 30 महिलाओं की क्षमता वाले के साथ की जाएगी, यानी कि हर जिले में 30 स्वाधार गृह बनाए जाएंगे महिलाओं के लिए। संकट में महिलाओं की आश्रय, भोजन, कपड़े, चिकित्सा उपचार और देखभाल की प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, और जिनको कोई सामाजिक और आर्थिक सहायता, जिनके पास कोई आर्थिक और सामाजिक सहायता नहीं है, ऐसी संकटग्रस्त महिलाओं की इसमें मदद की जाएगी। दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों के साथ उनकी मुठभेड़ के कारण बाधा उत्पन्न करने वाली अपनी भावनात्मक ताकत हासिल करने के लिए उन्हें सक्षम किया जाएगा। फिर परिवार समाज में उनके पुनः उत्पीड़न के लिए कदम उठाने के लिए उन्हें कानूनी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना, यानी कि परिवार में अगर उनको किसी तरह का उत्पीड़न हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो उसमें सुधार करने के लिए, कदम उठाने के लिए स्कीम्स चलाई गई है। फिर आर्थिक और भावनात्मक रूप से उनका पुनर्वास करना, दोबारा उनको जैसे घर, गृह इत्यादि की व्यवस्था प्रदान करना, एक सहायता प्रणाली के रूप में कार्य करने के लिए जो संकट में महिलाओं की विभिन्न आवश्यकताओं को समझता है वो पूरा करती है। फिर उन्हें सम्मान और दृढ़ विश्वास के साथ अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने के लिए में सक्षम बनाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। तो हर जिले में 30 स्वाधार गृह बनाए जाएंगे, लेकिन इसमें एक कंडीशन और है कि 40 लाख से अधिक आबादी वाले बड़े शहरों और अन्य जिलों के लिए, या उन जिलों में जहां महिलाओं को अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता नहीं है, एक से अधिक स्वाधार गृह की स्थापना की जा सकती है। जैसे आवश्यकता मूल्यांकन और अन्य महत्वपूर्ण मापदंडों के आधार पर स्वाधार गृह की क्षमता का विस्तार 50 या 100 तक किया जा सकता है। 50 या 100 भी स्वाधार गृह बनाए जा सकते हैं। इसमें एक चीज ये भी है कि इनको जो है 5 साल तक ही रखा जाएगा। लाभार्थी कौन होंगे इनके निम्नलिखित श्रेणियों के 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं द्वारा घटक का लाभ उठाया जा सकता है, यानी कि 18 वर्ष से अधिक उम्र की जो महिलाएं हैं वो इसका लाभ उठा सकती हैं, लेकिन 60 वर्ष से कम आयु होनी चाहिए उनकी। जो महिलाएं निर्जन हैं और बिना किसी सामाजिक और आर्थिक समर्थन के, यानी कि किसी भी तरह का उनका सोशल और इकोनॉमिकल उनको सपोर्ट नहीं है। दूसरा, प्राकृतिक आपदाओं से बची महिलाएं जो बेघर हो चुकी हैं और बिना किसी सामाजिक और आर्थिक समर्थन के हैं। फिर जेल से रिहा हुई महिला कैदी महिलाएं जैसे पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक सहायता के बिना जो रह रही हैं। फिर घरेलू हिंसा, पारिवारिक तनाव या कलह की शिकार महिलाएं जो बिना किसी निर्वाह के अपने घर छोड़ने को मजबूर हैं और वैवाहिक विवादों के कारण शोषण या मुकदमेबाजी का शिकार हैं। फिर दूसरी स्कीम है हमारी प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र, इसको इंग्लिश में भी यही नाम दिया गया है। भारत सरकार ने सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र MSK नामक एक नई योजना को 2017-18 में मंजूरी दी है। इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। नई योजना की परिकल्पना विभिन्न स्तरों पर काम करने के लिए की गई है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर यानी कि डोमेन आधारित ज्ञान का समर्थन और राज्य स्तर महिलाओं के लिए राज्य संसाधन केंद्र संरचनाएं महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर संबंधित सरकार को तकनीकी सहायता प्रदान करेंगी। और जिला और ब्लॉक स्तर के केंद्र MSK यानी कि महिला शक्ति केंद्र को समर्थन प्रदान करेंगे। साथ ही एक 640 जिलों में BBBP के लिए चरणबद्ध तरीके से इसे कवर किया जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दूसरा है इसका आगे योजना का विस्तार महिलाओं के लिए राज्य संसाधन केंद्र स्टेट रिसोर्स सेंटर फॉर वुमेन सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है। जिला स्तरीय महिला केंद्र
जिसे डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंटर फॉर विमेन चरणबद्ध तरीके से 640 जिलों में स्थापित किया जाएगा। पहले वर्ष में 220 जिलों में WLCW की स्थापना की जाएगी। दूसरे वर्ष में 220 नए जिलों को कवर किया जाएगा और तीसरे वर्ष 2019-20 में 200 नए जिलों को शामिल किया जाएगा। ब्लॉक स्तर की पहल 115 सबसे पिछड़े ब्लॉक में नीति आयोग द्वारा चिन्हित स्थानों को कवर करके की जाएगी। फिर है SMK योजना के घटक महिला शक्ति MSK यानी कि महिला शक्ति केंद्र योजना के घटक क्या है? राष्ट्रीय स्तर पर डोमेन आधारित विशेषज्ञ सरकार के सभी महिला केंद्रित योजनाओं या कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करेंगे, जिनका उद्देश्य ऐसी योजनाओं के वैचारिक और कार्यक्रमगत आधार को मंत्रालयों और राज्य सरकार संघ राज्य क्षेत्र के साथ अभिसरण के माध्यम से मजबूत करना है। फिर लैंगिक मुद्दों पर समझ बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर ध्यान दिया जाएगा। राज्य स्तर पर क्या किया जाएगा? राज्य स्तर पर राज्य सरकारों के तहत स्टेट रिसोर्स सेंटर फॉर विमेन राज्य केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर प्रभावी समन्वय के माध्यम से महिलाओं के लिए बने कार्यक्रमों, कानूनों और योजनाओं को लागू करने की दिशा में तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। फिर है स्टेट रिसोर्स सेंटर फॉर विमेन मौजूदा नीतियों, कार्यक्रमों और विधानों की समीक्षा और मूल्यांकन करना जारी रखेगा। प्रत्येक SRCW में 5 स्टाफ सदस्यों के लिए प्रावधान है। और आगे है जिला स्तर पर क्या होगा? जिला स्तरीय महिला केंद्र नामक एक नए घटक की परिकल्पना की गई है, जो महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, महिला पुलिस स्वयंसेवकों सहित सरकारी कार्यक्रमों, योजनाओं और स्वाधार, उज्ज्वला आदि सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। 640 जिलों को कवर करने के लिए और गांव, ब्लॉक और राज्य स्तर के बीच एक कड़ी के रूप में ये काम करेंगे। फिर है ब्लॉक स्तर। SMK के तहत गतिविधियों को ग्राम पंचायत स्तर पर लागू किया जाएगा और ब्लॉक या तालुका स्तर के केंद्रों के माध्यम से सुविधा प्रदान की जाएगी, जो केंद्र बिंदु के रूप में काम करेगा और इसे SMK ब्लॉक स्तर कहा जाएगा। ब्लॉक स्तर के केंद्रों को एक ब्लॉक स्तरीय समिति द्वारा सदस्यों के साथ चलाया जाएगा, जैसे कि DC या DM द्वारा नामित किया गया है। DC यानी कि डिप्टी कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा जो भी नामित किया जाएगा उसके द्वारा चलाया जाएगा। फिर आगे है भारत में महिलाओं की स्थिति। अब स्टेटिस्टिक्स देख लेते हैं। विमेन स्टेटिस्टिक्स इंडिया में इसकी जो डेमोग्राफी है या आपकी सेंसस से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं विमेन के पर्सपेक्टिव में, वो हम सब कवर कर लेते हैं आज ही के। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं, आने वाली 4-5 स्लाइड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.06 करोड़ थी और महिलाओं की संख्या इसमें कितनी थी? 48.5%। 2011 में अखिल भारतीय स्तर पर लिंग अनुपात महिलाओं की संख्या प्रति 1000 पुरुषों पर, यानी कि लिंग अनुपात क्या होता है? सेक्स रेशियो किसे कहते हैं? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, विमेन की पॉपुलेशन 943 थी, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं थी? 943। ये 2011 में था। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए क्रमशः ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में कितना था? 949 और अर्बन एरियाज में 929, यानी कि अर्बन एरियाज में स्थिति बुरी है रूरल एरिया के मुकाबले, ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले के तुलना में शहरी क्षेत्रों में इसकी स्थिति, सेक्स रेशियो की स्थिति अधिक दयनीय है। 0 से 19 आयु वर्ग के लिए लिंग अनुपात 908 था, जबकि 60 से अधिक आयु वर्ग में 1033 है। इससे एक चीज अगर आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? 0 से 19 आयु वर्ग के लिए लिंग अनुपात 908 है, यानी कि हर 1000 पुरुषों पर 908 महिलाएं हैं 0 से 19 वर्ष की आयु वर्ग में। लेकिन 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में हर 1000 पुरुषों पर 1033 महिलाएं हैं। इससे अगर आप एक डेटा इन्फर कर सकते हैं, वो क्या है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा अधिक होती है। यानी कि एक महिला जब एक गर्ल चाइल्ड पैदा होती है तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बॉय चाइल्ड की तुलना में अधिक होती है। ये नेचुरल है, ये चीज एक नेचुरल है। आर्थिक रूप से सक्रिय आयु वर्ग जो 15 से 59 वर्ग का आयु जो 15 साल से 59 साल का जो एज ग्रुप होता है उसे वर्किंग एज ग्रुप कहते हैं। इसमें लिंग अनुपात कितना है? 944, हर 1000 पुरुषों पर 944 महिलाएं। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है। आगे है इसमें 0 से 6 वर्ष आयु समूह में लिंग अनुपात ग्रामीण क्षेत्र में 2001 में 906 था, जो बढ़कर 2011 में 923 हो गया है। 923, हर 1000 पुरुषों पर 923 महिलाएं 0 से 6 जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक के एज ग्रुप में 1000 पुरुषों पर 923 महिलाएं हैं। इस अवधि में शहरी क्षेत्र में अनुपात में गिरावट आई है, यानी कि यही 923 का जो अनुपात है ये अखिल भारतीय स्तर पर है, ऑल इंडिया लेवल पर। लेकिन यही अगर इसको आप ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में डिवाइड करेंगे तो ग्रामीण का जो
सेक्स रेशो है वो कहीं बेहतर है शहरी क्षेत्र के रेशो से, शहर के सेक्स रेशो से अधिक बेहतर है। शहर का सेक्स रेशो ऑल इंडिया सेक्स रेशो के एवरेज सेक्स रेशो से कम है। फिर है 2017 में अखिल भारतीय स्तर पर महिलाओं की शादी की औसत आयु 22.1 वर्ष थी। 2017 में अखिल भारतीय स्तर पर ऑल इंडिया लेवल पर, और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 21.7 वर्ष, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक थी शादी की आयु और शहरी क्षेत्रों में 23.1 वर्ष और शहरी क्षेत्रों में कम थी, उल्टा है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण जुलाई 2011 से जून 2012 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 11.5% परिवार और शहरी क्षेत्रों में 12.4% परिवार महिला मुखिया हैं। फिर है स्वास्थ्य हेल्थ से रिलेटेड डेटा। 2017 में 25 से 29 आयु वर्ग के समूह की महिलाओं के लिए उच्चतम प्रजनन दर 157.1 है एक दर्ज की गई है, जबकि आयु विशिष्ट प्रजनन दर स्पेसिफिक जो फर्टिलिटी रेट है वो 20 से 24 वर्ष की आयु समूह के लिए 137.1 है। इससे यह भी पता चलता है कि 20 से 24 वर्ष की आयु वर्ग के लिए उम्र की विशिष्ट प्रजनन दर 2014 से 17 के दौरान 174.9 से घटकर 137.1 रह गई है। 2017 में क्रूड बर्थ रेट ग्रामीण में 21.8 सीबीआर ग्रामीण 20.2 थी, जो ग्रामीण में 21.8 थी और शहरी क्षेत्र में 16.8 थी, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्रूड बर्थ रेट जो है अधिक है, सीबीआर जो है शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक है, ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है। और अखिल भारतीय स्तर पर सामान्य प्रजनन दर सामान्य जनरल फर्टिलिटी रेट 72.4 थी। 2017 में कुल प्रजनन दर टोटल फर्टिलिटी रेट 2.2 थी, ग्रामीण में 2.4 और शहरों में 1.7 थी। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में निरक्षर महिलाओं के लिए टीएफआर यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट अधिक था। ग्रामीण निरक्षर महिलाओं के बीच उच्च और आंकड़े बताते हैं कि शैक्षिक स्तर में सुधार टीएफआर को कम करता है, यानी कि जैसे जैसे जहां का लिटरेसी रेट, जहां का साक्षरता दर ज्यादा है वहां पर शादी की आयु अधिक है और इसी तरह फर्टिलिटी रेट कम होता जाता है। जैसे जैसे शादी लिटरेसी रेट बढ़ता है यानी कि शिक्षा का स्तर बढ़ता है, जब शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तो महिलाओं में शादी करने की प्रवृत्ति कम होगी, यानी कि शादियां ज्यादा उम्र में करेंगी। जब शादी ज्यादा उम्र में करती हैं तो इसी तरह वो छोटी फैमिली को सस्टेन करना ही ज्यादा अच्छा समझती है, यानी कि टीएफआर कम होता है। टीएफआर जितना ज्यादा होगा इसका मतलब वहां पॉपुलेशन उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। टीएफआर अगर 2.1 है तो ये सबसे आइडियल माना जाता है 2.1। फिर है 2016 से 20 के दौरान महिलाओं के जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 71.46 वर्ष और पुरुषों के लिए 68.37 वर्ष अनुमानित है। मातृ मृत्यु दर 2011 से 13 में 167 से घटकर मदर मोर्टेलिटी रेट 2015-17 में 122 रह गई है। जो मदर मोर्टेलिटी रेट किस चीज पर देखा जाता है, हर 1 लाख डिलीवरीज पर मदर मोर्टेलिटी रेट 122 हो गया है। 2017 में बालिका की शिशु मृत्यु दर 34 थी, जबकि बालक की संख्या 32 थी। बालकों की शिशु मृत्यु दर 32 थी। महिलाओं की आईएमआर में गिरावट की दर पुरुषों के बीच आईएमआर की तुलना में तेज थी, यानी कि महिलाओं में आईएमआर में तेजी से गिरावट आ रही है, यानी कि इसमें अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। फिर है 2017 में ग्रामीण माताएं यानी कि शहरी क्षेत्रों में 94.4% और ग्रामीण क्षेत्रों में 77.4 की तुलना में शहरी माताओं को प्रसव के समय अधिक चिकित्सा प्राप्त हुई है, यानी कि ये तो एक कॉमन सा है डेटा कि शहरी क्षेत्रों में सुविधाएं ज्यादा होती हैं, फैसिलिटीज ज्यादा होती हैं, तो इसलिए इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज भी ज्यादा होती हैं, तो उन्हें चिकित्सा सुविधाएं अधिक मिलती हैं। एनएफएचएस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 का जो चौथा राउंड है, इसके अनुसार जिन महिलाओं के गर्भावस्था के दौरान कम से कम 4 प्रसव पूर्व देखभाल एंटीनेटाल केयर दौरे होते हैं, उनका प्रतिशत बिहार में सबसे कम, यानी कि सबसे कम बिहार में 14.4%। बिहार के अंदर एंटीनेटाल केयर जो है सबसे कम प्रोवाइड की जा रही है और अंडमान निकोबार द्वीप में सबसे अधिक यानी कि 92% महिलाओं में एंटीनेटाल केयर सर्विस प्रोवाइड की जाती है एंटीनेटाल। इसके बाद केरल का दूसरा स्थान है 90% के साथ, यानी कि यहाँ की 90% महिलाओं को एंटीनेटाल सर्विसेज प्राप्त होती हैं, प्रसव पूर्व देखभाल प्राप्त होती है। फिर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे
4 के अनुसार महिला नसबंदी सबसे लोकप्रिय आधुनिक गर्भ निरोधक विधि है। वर्तमान में विवाहित महिलाओं में 15 से 49 आयु समूह में 36% महिला नसबंदी का उपयोग करती हैं। इसके बाद पुरुष 5.6% और फिर ये गोलियां जो पिल्स ली जाती हैं इनके माध्यम से 4.1% लोग नसबंदी का प्रयोग करते हैं, स्टेरिलाइजेशन। NFHS 2015-16 के अनुसार 15 से 49 वर्ष के पुरुषों में 3% और महिलाओं में 5.1% मोटापे के शिकार पाए गए हैं। फिर है स्वास्थ्य पर, घरेलू सामाजिक खपत पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 75वें दौर यानी कि जुलाई 2017 से जून 2018 के अनुसार पिछले 15 दिनों की अवधि में बीमार के रूप में रिपोर्ट किए गए व्यक्तियों का प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में 13.5% महिलाएं और 10.1% पुरुष हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में समान आयु समूह में यानी कि 15 से इसमें समान आयु समूह जो है इसमें 9.9% महिलाएं और 8% पुरुष हैं। साक्षरता और शिक्षा, लिटरेसी और एंड एजुकेशन। 2011 की जनगणना के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर साक्षरता दर 72.98% थी। महिलाओं और पुरुषों की साक्षरता दर क्रमशः 64.63% महिलाओं की कितनी थी, विमेन की 64.63% और पुरुषों में 80.9%। पिछले दशक के दौरान ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता दर में सबसे अधिक सुधार हुआ है यानी कि 24% का इसमें सुधार देखा गया है। NSS 75वें दौर जुलाई 2017 से जून 2018 के अनुसार क्रम 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की साक्षरता दर क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 73.5% और 87.7% के रूप में देखी गई है। यानी कि 7 या उससे अधिक वर्ष के व्यक्ति लोगों में जो लिटरेसी रेट है वो रूरल एरियाज में 73.5% है और अर्बन एरियाज में शहरी क्षेत्रों में कितना है 87.7%। ग्रामीण क्षेत्रों में लिंग अंतर 16.5 है, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये लिंग अंतर 9.4 है। यानी कि जो पुरुषों और महिलाओं की जो साक्षरता दर है 7 वर्ष या उससे अधिक की आयु वर्ग में तो उसमें 16.5% का अंतर है ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में 9.4% का अंतर है। यानी कि यहां से आप 16.5 माइनस कर लें तो उसका अंतर आ जाएगा और यहां 9% माइनस कर लें तो आपको महिलाओं का शहरी क्षेत्रों का अंतर प्राप्त हो जाएगा। फिर है NSS के 75वें दौर में के अनुसार 3 से 35 वर्ष की आयु की 41.2% महिलाएं वर्तमान में शिक्षा में भाग ले रही हैं और पुरुषों के लिए यह प्रतिशत 46.2% है। उच्च शिक्षा में वर्तमान में शिक्षा में भाग ले रहे हैं, पुरुषों के लिए प्रतिशत 46.2 है। 3 से 35 वर्ष की आयु में 16.6% महिलाओं का कभी नामांकन नहीं किया गया, यानी कि कभी भी इनका एनरोलमेंट नहीं किया गया है और जबकि 11% पुरुषों का कभी नामांकन नहीं किया गया, जबकि पुरुषों की संख्या कितनी है उसमें 11% जिनका कभी एनरोलमेंट नहीं किया गया है। 2017 से 18 के दौरान महिलाओं और पुरुषों के लिए प्राथमिक स्तर पर यानी कि एलिमेंट्री लेवल पर सकल नामांकन अनुपात ग्रोस एनरोलमेंट रेशो क्रमशः 95.4% और 93.1% है पुरुषों और महिलाओं और पुरुषों के लिए, यानी कि यहाँ महिलाओं का ग्रोस एनरोलमेंट रेशो पुरुषों की तुलना में अधिक है। ये पुरुषों का है मेल्स का और ये फीमेल्स का, तो फीमेल में ज्यादा है। और इसी तरह उच्च प्राथमिक स्तर पर संबंधित आंकड़े 95.9% और 86.6% है। हायर एलिमेंट्री लेवल पर कितना है महिलाओं का, यहाँ पर भी यहाँ महिलाएं पुरुषों से आगे हैं, यहाँ पर भी फीमेल का जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशो है वो 95.9% है और यहाँ मेल्स का कितना है 86.6। 2015-16 में प्राथमिक कक्षा में प्रति 100 लड़कों में 93 लड़कियां, उच्च प्राथमिक वर्ग में यानी कि हायर एलिमेंट्री लेवल में 95 लड़कियां, यानी कि हर 100 में 95 लड़कियां हैं। माध्यमिक कक्षा में जो उसका जूनियर लेवल होता है उसमें 100 में से 91 लड़कियां हैं हर 100 पुरुषों पर, यानी कि हर 100 मेल चाइल्ड पर 91 फीमेल चाइल्ड हैं और वरिष्ठ माध्यमिक कक्षा में 90 लड़कियां हैं। यहाँ पूरा डेटा आपको बताया गया है, इस तरह का डेटा आपको कहीं प्रोवाइड नहीं होगा। NFHS के 75वें दौर के अनुसार 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र की केवल 8.3% महिलाओं ने उच्चतम स्तर पर स्नातक और इससे ऊपर के पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया है, यानी कि 8.3% महिलाओं ने ही 15 वर्ष से अधिक आयु की 8.3% महिलाओं ने ही हायर लेवल यानी कि ग्रेजुएशन या अलग कोर्सेज में नामांकन किया है और इसे पूरा किया है, जबकि 15 साल या और उससे अधिक उम्र के 12.8% पुरुषों ने, यानी कि यहाँ पर पुरुष आगे हैं, यहाँ 12.8% पुरुषों ने हायर एजुकेशन हासिल की है, स्नातक स्तर या उससे ऊपर के पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। अब इसी तरह
फैमिली हेल्थ सर्वे के 75 में दौर के 2017 से 18 के अनुसार केवल 4.5% पुरुष और 3.1% महिलाएं तकनीकी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का अनुसरण कर रही हैं। यानी कि इसमें क्या बताया जा रहा है कि 4.5% पुरुष ही केवल ऐसे हैं जो टेक्निकल या प्रोफेशनल कोर्स की डिग्रीज ले रहे हैं, और यहीं पर ही 3.1% महिलाएं ऐसी हैं जो सिर्फ टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्स में नामांकन करा रही हैं और उन्हें पढ़ रही हैं। शहरी क्षेत्र में 8.3% पुरुष और 6.3% महिलाएं तकनीकी व्यावसायिक पाठ्यक्रम अपना रही हैं। प्रमुख विषयों में विश्वविद्यालय शिक्षा में प्रति 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या चिकित्सा में सबसे ज्यादा है, यानी कि मेडिकल साइंस में सबसे ज्यादा लड़कियां आगे हैं। मेडिकल साइंस में यहां हर 100 में 157.1 लड़कियां हैं। इसके बाद कला और सामाजिक विज्ञान, इन दोनों में 111, यानी कि आर्ट सबसे ज्यादा लड़कियां लेती हैं और सोशल साइंस सबसे ज्यादा लड़कियां लेती हैं। हर 100 पुरुषों पर, हर 100 लड़कों पर 151 लड़कियां हैं, 111.6 लड़कियां हैं। वाणिज्य कॉमर्स में यहाँ कम है, कॉमर्स में 100 में से 85.9 लड़कियां, और इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में 38.7। इंजीनियरिंग में तो बहुत ही कम जाती हैं लड़कियां वैसे भी, 38.7। फिर आगे है अर्थव्यवस्था में भागीदारी। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे परिणाम बताते हैं। यहाँ पिछली स्लाइड्स में आप एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ जो भी लड़कियां जो जिनके पास जो मैथ या बायोलॉजी से पढ़ती हैं, अब जाहिर है जब यहाँ पर आप टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में देख रहे हैं कि लड़कियों की भागीदारी कम है, तो ऑटोमेटिकली वो चिकित्सा में बढ़ रही है। यही के जो लड़कियां हैं जो थोड़ा जिनको कहते हैं शार्प माइंडेड, जो मैथ्स या बायो से अपनी पढ़ाई 12th पूरा करती हैं, वो इंजीनियरिंग या मेडिकल में ही जाएंगी, तो ज्यादातर मेडिकल को ही चूज करती हैं, क्योंकि वो प्रोफेशन एक फील्ड प्रोफेशन नहीं है, फील्ड जॉब नहीं है। और ये सारी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की जॉब ज्यादातर फील्ड जॉब्स होती है स्टार्टिंग में, तो इसलिए वो जाहिर है कि लड़कियां प्रीफर करती हैं ऑफिस जॉब या ऑफिशियल जॉब, तो इसलिए मेडिकल साइंस में ही ज्यादा एनरोलमेंट रहता है। आगे देखते हैं अर्थव्यवस्था में भागीदारी। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे परिणाम बताते हैं कि 2017-18 में ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात 17.5 और पुरुष के लिए 51.7 था। शहरी क्षेत्र में महिलाओं के लिए अनुपात 14.2 और पुरुषों के लिए 53% था। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं के लिए WPR विमेन पार्टिसिपेशन रेट पुरुषों के लिए WPR की तुलना में काफी कम था। फिर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार 2017-18 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं में बेरोजगारी दर 3.8% थी तथा पुरुषों में 5.7%। ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाओं में बेरोजगारी दर है वो पुरुषों की तुलना में कम है, जबकि शहरी क्षेत्र में 15 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिलाओं और पुरुषों के लिए बेरोजगारी दर क्रमशः 10.8% और 6.9% थी। यानी कि शहरी क्षेत्र में महिलाएं ज्यादा बेरोजगार है 10.8%, जबकि पुरुषों में बेरोजगारी दर कितनी है 6.9%। इसी तरह नियमित वेतन या वेतन कर्मचारी की महिला श्रमिकों द्वारा प्राप्त औसत मजदूरी या वेतन आय अभी भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों क्षेत्रों में पुरुष श्रमिकों द्वारा प्राप्त औसत आय कमाई से कम है। यानी कि जो डेली वेजेस हैं या फिर डेली वेजेस वाले या सैलरी वेजेस जो सैलरीड पर्सन है, इन सब में भी जो पुरुषों और महिलाओं में जो नियमित एवरेज जो औसत है, औसत जो सैलरी है, एवरेज सैलरी जो है वो अभी भी जो फीमेल्स की वो मेल्स की तुलना में काफी कम है। सार्वजनिक कार्यों के अलावा अन्य कार्यों में लगे आकस्मिक मजदूर जो कैजुअल लेबर्स होती हैं, कैजुअल लेबर्स जो होते हैं जिन्हें आप अर्थव्यवस्था की भाषा में अब एक और उन्हें टर्म दिया गया है, अर्थव्यवस्था की भाषा में फ्रीलांसर्स का या आपका एक और टर्म दिया जाता है, खैर अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, वो जहन से थोड़ा निकल गया, आपको अभी आगे हो याद आएगा तो बताते चलेंगे हम आपको। तो जो कैजुअल लेबर्स होते हैं उनको द्वारा प्रतिदिन और प्राप्त औसत कमाई में भी इसी तरह की प्रवृत्ति देखी गई है। यानी कि कैजुअल लेबर्स जो होते हैं उसमें भी इनको महिलाओं को कम वेजेस दिए जाते हैं पुरुषों की तुलना में, फीमेल्स को कम वेजेस दिए जाते हैं। भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बुनियादी सांख्यिकी रिटर्न के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 37.3% बैंक खाते महिला आबादी के पास है, जबकि अर्धशहरी, शहरी और महानगरीय क्षेत्रों में यह प्रतिशत लगभग 34% है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में 37.3% महिलाओं में जो 37% खाते हैं महिलाओं के हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, और शहरी क्षेत्रों में 34%। यानी कि खाते के प्रतिशत की संख्या के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं अधिक खाते रखती हैं, बैंक खाते अधिक होते हैं। हालांकि अन्य क्षेत्रों की महिला आबादी की तुलना में महानगरीय महिलाओं के मामले में आयोजित राशि का अनुपात 32.77% अधिक है। इसका क्या मतलब है? यानी कि हालांकि यहाँ पर खाते तो अधिक हैं ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के पास, लेकिन इनमें जो जमा राशि है वो
शहरी क्षेत्र में जमा राशि से बहुत कम है। शहरी क्षेत्र में जो जमा राशि है 34% अकाउंट्स में जो राशि है वो इन ग्रामीण क्षेत्रों में जमा राशि के 37% का इनके खातों का 22 इनकी जो जमा राशि है उससे 22% से भी ज्यादा, सॉरी 32% से ज्यादा है। यानी कि अगर मान लीजिए इन सारे अकाउंट्स में 100 रुपए जमा है तो यहाँ शहरी क्षेत्र के अकाउंट 34% अकाउंट में 122.77 रुपए जमा है। हालांकि आगे चलते हैं, निर्णय लेने में भागीदारी, डिसीजन मेकिंग, पार्टिसिपेशन। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का प्रतिशत 2015 में 17.8% से घटकर 2019 में 10.5% हो गया है। 16वीं लोकसभा चुनाव 2014 में 397 मिलियन महिला मतदाता थी, जो बढ़कर 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 में 437 मिलियन महिला मतदाता हो गई थी। 17वीं लोकसभा में कुल सदस्यों में से 14% महिलाएं, कुल सीटों में से 78, यानी कि कितनी हैं लोकसभा में इस टाइम महिलाएं? 14%, यानी कि टोटल 78 महिलाएं हैं। अखिल भारतीय स्तर पर राज्य विधानसभाओं में कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों के मुकाबले राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी 11% है, यानी कि सभी राज्यों की विधानसभाओं में टोटल मिलाकर जो महिलाओं की भागीदारी है वो कुल 11% है। मद्रास, बॉम्बे और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीशों की संख्या 9 है। इन चारों को मिलाकर सिर्फ 9 ही महिला जज हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट में केवल 9% जज महिलाएं हैं। मार्च 2019 में अखिल भारतीय स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों में 44.37% महिलाएं हैं, यानी कि यहाँ पंचायती राज स्तर पर इनके जो 33% आरक्षण है उसका सही आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। भारत में महिला पुलिस अधिकारियों का प्रतिशत 7.2% है, जो बहुत दयनीय है, महिला पुलिस अधिकारी। फिर है महिला सशक्तिकरण में सामाजिक बाधाएं। पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता का हिस्सा 2015 में 35% से घटकर 2018 में 27% हो गया। 2018 में महिलाओं के खिलाफ कुल अपराध में से 60% मामलों की रिपोर्ट की गई। पति और रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के लिए 27%, महिलाओं पर बलात्कार या छेड़छाड़ के इरादे से हमला करना 24% और अपहरण आदि के 19% मामले दर्ज किए गए हैं। फिर 2018 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के जांच के 66% मामलों को पुलिस ने निपटारा किया। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किए गए विकलांगता पर सर्वेक्षण के अनुसार दिव्यांगजन व्यक्तियों का प्रतिशत पुरुष के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों में महिलाओं की तुलना में 2% अधिक है, यानी कि जो महिलाओं में जो विकलांगता है वो पुरुषों की तुलना में 2% कम है। महिलाओं में पाई जाने वाली विकलांगता के प्रकार का उच्चतम प्रतिशत लोकोमेटिव विकलांगता का है। लोकोमेटिव जो टाइप होती है डिसेबिलिटी का वो है। साइबर शिक्षा पहल, साइबर शिक्षा इनिशिएटिव, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2018 में देश में कुशल महिला पेशेवरों का एक गतिशील पूल बनाने के लिए 3 साल का कार्यक्रम साइबर शिक्षा शुरू किया है। इस पहल के तहत देश भर में के 10 स्थानों पर 1000 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसका उद्देश्य क्या है? साइबर शिक्षा एक प्रौद्योगिकी संचालित दुनिया में स्थायी आजीविका विकल्पों के लिए सही कौशल के साथ वंचितों को प्रदान करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। कार्यक्रम एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करेगा और महिलाओं को कैरियर के रूप में साइबर सुरक्षा के अवसरों का दोहन करने के लिए समर्थन करेगा। यह कार्यक्रम महिलाओं को टेक्नोक्रेट को सशक्त करेगा, उनके लिए विकास आधारित आजीविका की गारंटी देगा और उद्योग में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाएगा। आगे देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या हैं। पहली, साइबर शिक्षा पाठ्यक्रम में एक संवादात्मक 4 महीने का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शामिल होगा, जिसमें सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक के नेतृत्व में प्रशिक्षण भागीदारों के एक समूह द्वारा प्रबंधित परियोजनाओं पर सिद्धांत, केस स्टडी और व्यवहारिक हाथों का संयोजन शामिल है। दूसरा, कार्यक्रम 20 से 27 वर्ष की आयु के बीच महिला विज्ञान स्नातकों के लिए है, यानी कि इसमें सिर्फ 20 से 27 वर्ष की आयु एज ग्रुप की जो विमेन हैं, जो फीमेल्स हैं, वही पार्टिसिपेट कर सकती हैं और ग्रेजुएट होना चाहिए। वो 20 से 27 वर्ष की साइंस ग्रेजुएट महिला ही सिर्फ इसमें आवेदन कर सकती हैं। इसमें उद्योग के नेताओं के साथ परामर्श सत्र और कार्यशालाएं, माइक्रोसॉफ्ट कर्मचारी स्वयंसेवकों द्वारा सॉफ्ट कौशल प्रशिक्षण और तकनीकी सत्र भी शामिल होंगे। फिर कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली एनसीआर, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मेघालय, राजस्थान और तेलंगाना के स्थानों को शामिल किया जाएगा। प्रारंभ में इस परियोजना को निम्नलिखित शहरों में शुरू किया जाएगा, जैसे नोएडा, पटना, हैदराबाद और मोहाली। इसके बाद अगले चरण में अन्य शहरों में इसे शुरू किया जाएगा। फिर प्रशिक्षण के सफल समापन पर प्लेसमेंट सहायता के साथ एक प्रमाण पत्र भी, यानी कि एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा, सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा।
अगला है महिला कोयर योजना। महिला कोयर योजना, इसमें जो इंपॉर्टेंट जो है वही हम पढ़ लेंगे। महिला कोयर योजना, जैसे फाइबर कहते हैं, एक कल्याणकारी योजना है। इसका उद्देश्य कोयर उत्पादक क्षेत्रों में ग्रामीण महिला कारीगरों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत एमसीवाई के तहत कोयर बोर्ड एक बार की सब्सिडी के रूप में मोटराइज्ड रेट या मोटराइज्ड ट्रेडिशनल रेट की 75% लागत प्रदान करता है। यानी कि जो भी आप इसमें प्लांट लगाएंगे इसको कोयर बनाने के लिए, यानी कि फाइबर को निकालने के लिए, उसका 75% लागत प्रदान करेगा। इस रेट के लिए 75,000 रुपए और मोटराइज्ड ट्रेडिशनल और इलेक्ट्रॉनिक रेट के लिए 3200 रुपए की अधिकतम सीमा इसके अधीन है। फिर है महिला कोयर योजना की महत्वपूर्ण विशेषताएं। ये भारत सरकार के सहयोग से कोयर बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा किया गया एक संयुक्त उपक्रम है। तकनीकी संचालन में प्रशिक्षण के बावजूद ये मशीनों की खरीद में भी सहायता करते हैं। प्रशिक्षण सभी पंथों की महिलाओं के लिए विशेष रूप से 2 महीने तक चलता है। प्रशिक्षुओं को प्रति माह 1000 रुपए तक वजीफा भी मिलता है। प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद सरकार कम दरों पर मशीनें प्रदान करती है। अब तक यह देखा गया है कि इस योजना का एक सफल रिकॉर्ड है। तदनुसार 1600 से अधिक महिला कारीगरों ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। फिर है जेलों में बंद महिलाएं। इसके स्टेटिस्टिक्स के देख लेते हैं। जेल में महिलाओं पर आंकड़े भारत के एनसीआरबी 2015 के अंत से जेल के आंकड़ों के अनुसार भारत में जेल में 4,19,623 व्यक्ति हैं। महिलाएं इस संख्या का 4.3% हिस्सा हैं, यानी कि कुल 17,834 महिलाएं हैं। इन महिलाओं में से 66.8% यानी कि 11,916 अंडर ट्रायल कैदी हैं, यानी कि अंडर ट्रायल, अभी उन पर जुर्म साबित नहीं हुआ है, अंडर ट्रायल है, वो जुर्म साबित नहीं हुआ है। भारत में 5 वर्ष के अंतराल पर जेल के आंकड़ों के विश्लेषण से महिला कैदियों की संख्या में बढ़ती प्रवृत्ति का पता चलता है। सन 2000 में सभी कैदियों में 3.3%, 2005 में 3.9%, 2010 में 4.1%, 2015 में 4.3% महिलाएं थीं। जबकि महिला कैदी दुनिया के सभी हिस्सों में अल्पसंख्यक बनी हुई हैं, 10% से भी कम, यानी कि दुनिया के सभी हिस्सों में 10% से भी कम महिला कैदी हैं। हर जेल में पुरुष जेल की आबादी की तुलना में महिला जेल की आबादी तेजी से बढ़ी है। महिला कैदियों में से अधिकांश 30 से 50 वर्ष यानी कि 50.5% जो महिलाएं हैं कैदियों में, वो 30 वर्ष से 50 वर्ष की आयु समूह की हैं। इसके बाद 18 से 30 वर्ष 31.3, यानी कि टोटल जो महिला कैदी हैं उसका 31.1% जो है वो 18 से 30 वर्ष की आयु समूह का है। भारत के कुल 1401 जेलों में से केवल 18 महिलाएं जेलें हैं, जिसमें 2,985 महिला कैदी हैं। इस प्रकार अधिकांश महिला कैदियों को सामान्य जेलों की महिलाओं में बाड़ों में रखा जाता है, यानी कि जो कॉमन जेल होती हैं जेंट्स की, जो मेल की, उसमें अलग एक कंपार्टमेंट बना होता है विमेन का, उसी में ही अधिकतर को रखा जाता है। महिला कैदियों का भौगोलिक प्रसार देश भर में भिन्न होता है। उत्तर प्रदेश में जेल में 3,533, पश्चिम बंगाल में इतने 1,506, महाराष्ट्र 1,336, मध्य प्रदेश 1,332 में महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है, यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महिला कैदी हैं। दिल्ली में 579 के अलावा केंद्र प्रशासित प्रदेशों में जेलों में महिलाओं की संख्या कम है, यानी कि सिर्फ दिल्ली में ही अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वीमेन डे। संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिला वर्ष 1975 के दौरान 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना शुरू किया। 2 साल बाद दिसंबर 1977 में महासभा ने संयुक्त राष्ट्र दिवस को महिला अधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए घोषित किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पहली बार उत्तरी अमेरिका और यूरोप में 20वीं सदी के मोड़ पर श्रमिक आंदोलनों की गतिविधियों से उभरा। उन शुरुआती वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ने विकसित और विकासशील देशों में समान रूप से महिलाओं के लिए एक नया वैश्विक आयाम ग्रहण किया है। और एसडीजी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हमारे हैं 2015 से, जिनका लक्ष्य है 2015 से 2030 तक लक्ष्य प्राप्त करना, सब हर जो 17 हमारे एसडीजी गोल्स हैं, एसडीजी जो गोल्स है 17, उसमें गोल नंबर 5 जो है, गोल नंबर 5 वो लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना, एम्पावर बनाना, उसकी बात करता है। एसडीजी की सभी में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। कई लक्ष्य विशेष रूप से महिलाओं की समानता और सशक्तिकरण दोनों का उद्देश्य के रूप में और समाधान के हिस्से के रूप में मान्यता देते हैं। लक्ष्य 5 यानी कि एसडीजी 5 को स्टैंड अलोन लिंग लक्ष्य के रूप में माना जाता है, यानी कि ये बिल्कुल ही सेपरेट, एसडीजी 5 जो है बिल्कुल सेपरेटली जेंडर डिस्पैरिटी को खत्म करने की बात करता है, यानी कि जेंडर इक्वालिटी की बात करता है, और ये इन छोरों को प्राप्त करने के लिए समर्पित है, यानी कि डेडिकेटली ये एसडीजी 5 जो है सिर्फ जेंडर डिस्पैरिटी पर ही डेडिकेटेड है, जेंडर इनइक्वालिटी के लिए ही बनाया गया है। तो हमारे आज के लेक्चर में इतना ही था। अब हम आगे के लेक्चर्स में अपने बच्चों की स्कीम्स कवर करेंगे। उसके बाद हम एससी एसटी माइनॉरिटीज और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड
सेक्टर्स से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं उनको कवर करेंगे। इसी तरह एक एक करके हम सारी स्कीम्स को कवर करेंगे। फिर इन सारी स्कीम्स को कवर करने के बाद जो भी सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड स्कीम्स हैं, जब ये हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, सोशल वेलफेयर सेक्टर से रिलेटेड, जब वेलफेयर से रिलेटेड जब हमारी स्कीम्स कंप्लीट हो जाएंगी, तो हम उसके बाद जितनी भी स्कीम्स इसके अलावा, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स चलाई गई हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। उससे आपकी जो सोशल सेक्टर वाली छूट जाएंगी वो भी कवर हो जाएंगी उसमें, और साथ ही जो करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव में पूछी जा सकती हैं आपसे स्कीम्स, वो भी आपकी इसमें कवर हो जाएंगी। तो इससे दो फायदे होंगे आपको, यूपीएससी ईपीएफओ में करंट का पोर्शन भी आपका स्कीम्स का तैयार हो जाएगा, और साथ ही आईएएस में जो स्कीम्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो भी आपके तैयार हो जाएंगे। तो आज के लेक्चर में हमारा इतना ही। थैंक यू।